सीजन के ओपनिंग वीकेंड में हुआ था राउंड 1 और तब आरसीबी ने दर्ज की थी काफी आसान जीत चिन्नस्वामी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ। लेकिन अब 10 मैच के बाद दोनों टीम के पास हैं 10 पॉइंट्स। समानताएं काफी है और परेशानियां भी काफी दोनों खेमों में। तो आइए जानते हैं दीप दास गुप्ता से क्या उम्मीद कर सकते हैं इस मुकाबले से जो कि खेला जाएगा वानखेड़े में। दोनों जो की फेसेस हैं इन दोनों फ्रेंचाइजेस के जो सालों से रहे हैं उन दोनों चर्चे में तो हमेशा रहते हैं लेकिन अभी अगर स्पेसिफिकली बात करें, एक तरफ कोहली के स्ट्राइक रेट का चर्चा चलता रहता है, लेकिन पहले रोहित शर्मा पे फोकस करें तो रन्स गायब हैं पिछले 4 मैच में, सिर्फ 5 रन। क्या हल है इस सूखे से निकलने का? देखिए, मेरे लिए हल वही है कि जो आपका टेम्पलेट था इसके पहले आपने बहुत रन बनाए। ही इज़ इन द टॉप 4 हाईएस्ट रन गेटर्स आईपीएल में, तो खूब आपने रन बनाए। कौन सा टेम्पलेट था उनका? टेम्पलेट थोड़ा सा अलग हुआ करता था 2021 के पहले, विश्व कप के पहले, जहाँ पे थोड़ा सा वक्त लेते थे, अपना 4-5 बॉल खेला, एक आधा ओवर थोड़ा सा देख लिया, उसके बाद फिर खेलते थे। लेकिन अभी हाल ही में पिछले 1-1.5 साल से, चाहे वो इंडिया के लिए हो चाहे वो मुंबई इंडियंस के लिए हो, ऐसा देख के लग रहा है कि थोड़ा सा चेंज किया है फॉर्मूला, कि पहली बॉल से बड़े शॉट खेल रहे हैं। और कुछ आपके उनके आउट अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार, ये वो रोहित नहीं है जिन्होंने इतने रन बनाए, ये थोड़ा सा अलग तरीके से खेल रहे हैं। तो मेरी राय यही होगी और गुजारिश यही होगी कि भैया आपका जो जो टेम्पलेट था, जो इतना सक्सेस मिला, उस पर वापस चले जाइए, थोड़ा सा देख लीजिए पहले एक आधा ओवर, और उसके बाद खैर एक बार अगर रोहित का बल्ला चलने लगा फिर तो कोई भी बॉलर हो, कोई भी ग्राउंड हो, कोई भी हालात हो, फिर नहीं रुकते वो। दूसरी ओर विराट कोहली का स्ट्राइक रेट और उनके अप्रोच को लेकर सवाल तो काफ़ी बार पूछे हैं आपसे। इस मैदान पर इन पर्टिकुलर कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है वो टॉपिक, और कितना अनिवार्य है विराट कोहली के लिए कि वो अपने गियर्स बदल सके? क्योंकि वानखेड़े में हमने देखा है रन तो रुकते नहीं हैं, और मुंबई खासतौर से जब चेस करते हैं तो कोई भी स्कोर बियॉन्ड रीच नहीं दिखता। बिल्कुल। देखिए, ये मैच थोड़ा सा अलग है, सिर्फ वानखेड़े में इसलिए नहीं, हाई स्कोरिंग वैल्यू है, सिर्फ वेन्यू है इसलिए नहीं, लेकिन जो पिछले 1-2 मैच में जिस तरीके से महिपाल लोमरोर ने बल्लेबाजी की है, मेरे ख्याल से वो काफ़ी जो है विश्वास दिलाएगी टॉप ऑर्डर को कि भैया वो थोड़ा सा और खुल के खेल सकते हैं। क्योंकि इसके पहले हम बात ज़रूर कर रहे थे स्ट्राइक रेट और इसकी, लेकिन मेरे ख्याल से ये पहले भी कह चुका हूँ कि ये बहुत अनफेयर होगा कि उनकी पारी को सिर्फ अलग से देखा जाए। अगर कॉन्टेक्स्ट पे आप डालेंगे तो शायद वो पिक्चर उतना बुरा नहीं है जितना लोग कह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि अब लोमरोर का भी बल्ला चल रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा मिडिल ऑर्डर, लो मिडिल ऑर्डर पे, तो अब ये थोड़े से अलग विराट देख सकते हैं। देखिए, गियर की बात की आपने, गियर तो इनके पास सारे हैं, दूसरों से ज़्यादा गियर है इनके पास, लेकिन वही है कि गियर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, और देख के लग रहा था कि ये एक चॉइस है, टीम को देख के, हालातों को देख के वो एक चॉइस है। तो अगर वो हालात अगर बदल दिए जाएं, और जो बदल चुके हैं, तो फिर और थोड़ा आसान होगा उनके लिए इस्तेमाल करना वो गियर। उनको चैलेंज करने के लिए जो सामने आएंगे, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप होगा, दो खिलाड़ी जो 2008 में अंडर 19 के टाइम से साथ में रहे होंगे, पीयूष चावला और विराट कोहली होंगे। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुंबई इंडियंस मिडिल ओवर्स में पीयूष चावला के पास जाएंगे ही। बिल्कुल, वो मैचअप काफ़ी डिफाइनिंग हो सकता है इस कॉन्टेस्ट। बिल्कुल हो सकता है, और मेरे ख्याल से पीसी's गॉट गुड नंबर्स, उनके आंकड़े अच्छे हैं उनके खिलाफ, क्योंकि वो थोड़े से वो टॉप स्पिनर गुगली वाले हैं, और वीव सीन पास में भी कि विराट जब बॉल अंदर आती है स्पिनर की, थोड़ा सा उनका स्ट्राइक रेट कम हो जाता है। तो डेफिनेटली वो एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा, वो 4 ओवर बहुत क्रूशल होंगे, और जिस तरीके से पीयूष ने इस साल गेंदबाजी की है, तो वो बहुत क्रूशल हो जाएंगे वो 4 ओवर, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इल बी एन इंटरेस्टिंग वॉच। तो एक तरीके से एक सरदर्दी दोनों टीम की कि उनके स्टार बैटर्स, लेकिन दोनों टीम्स में की ओवरसीज़ गेंदबाज भी हैं जो अपने बेस्ट में नहीं दिखे हैं। मुंबई में अगर पहले ध्यान दें, जोफ्रा आर्चर के 5 मैच के बाद सिर्फ 2 विकेट हैं, इकोनॉमी ऑलमोस्ट 10 का। उनके ओवरऑल बॉलिंग कंसर्न्स को जब आप पिक्चर में डालें तो ये लैक ऑफ बाइट आर्चर की और ज़्यादा खलती है। बिल्कुल खलती है, क्योंकि देखिए, वो और बुमराह को मिला के 2 ऐसे बॉलर थे जिनके ऊपर ये बॉलिंग यूनिट को बनाया गया था। अनफॉर्चुनेटली बुमराह अवेलेबल नहीं है, और जोफ्रा भी एक आधे टाइम अवेलेबल नहीं थे, और जब अवेलेबल है देख के लग नहीं रहा इज मैच फिट। उतना क्रिकेट खेला नहीं है हाल ही में, ऑब्वियसली इंजरी से आ रहे हैं, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल होता है कि दोबारा इंजर्ड ना हो जाए, क्योंकि ये रेकरिंग इंजरी रहा है इनका। सामने एक बड़ा एशेस का सीरीज़ भी आ रहा है, आई एम श्योर वो भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड पे होगा कि भैया
एशेज सीरीज़ के पहले अनफिट वगैरह नहीं होना, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें देखें तो बहुत ज़्यादा जो है, जो उम्मीद कर रहे थे, जिस प्रभाव की और जिस इम्पैक्ट की आप उम्मीद कर रहे थे, वो बिल्कुल देखने को नहीं मिला। और तभी वो बॉलिंग यूनिट उतनी पुख्ता दिख नहीं रही जितना सोच रहे थे लोग। देखिए, उनके हाईएस्ट विकेट टेकर हैं पीयूष चावला, जो कि टीम के साथ थे ही नहीं स्टार्ट ऑफ द सीजन, राइट। तो वो एक स्टोरी अपने आप में बताती है आपको। वो अलग बात है कि पीयूष ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन उसके अलावा अगर आप वैसे देखें इस पूरे बॉलिंग यूनिट को, तो जो शख्स टीम में नहीं था, ही इज़ योर हाईएस्ट विकेट टेकर। उसी तरह आरसीबी के लिए मसला है वनंडू हसरंगा का फॉर्म। पिछले साल शानदार गेंदबाजी की थी उन्होंने, लेकिन इस साल अब तक वो पोटेंसी नहीं दिखी है। वापस वानखेड़े, एमआई का खतरनाक मिडिल ऑर्डर, उनका चलना ना चलना काफ़ी डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है इस गेम में। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू है, यहाँ पे रन ज़्यादा बनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बैटिंग जो है वो नलीफाई हो जाता है। आरसीबी और एमआई का दोनों बहुत ही अच्छे बैटिंग यूनिट है। आरसीबी टॉप देख लो, और अगर देख लें मुंबई इंडियंस का मिडिल ऑर्डर जो ज़्यादा कारगर साबित हुई है, तो वो अपने आप को नलीफाई कर देती हैं, तो वो ठीक है। फिर इट बॉल्स डाउन टू कि यार बॉलिंग यूनिट किसका ज़्यादा बेहतर है। और तभी मेरे ख्याल से हसरंगा के भी वो 4 ओवर बहुत क्रूशियल हो जाते हैं। देखिए, अभी तक इस सीज़न में एक तो मसला ये था कि आरसीबी का जो होम है, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड वेन्यू फॉर बॉलर्स, तो स्पेशली स्पिनर्स के लिए वो अलग है। यूजी चहल को अगर आप हटा दें, उसके अलावा कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जो ज़्यादा वहाँ पे सक्सेस मिला हो या कारगर साबित हुए हो। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ वो भी आरसीबी के लिए सही है कि चलिए होम गेम अपने ख़त्म, अब ऐसे वेन्यूज़ पे आप खेल रहे हैं जहाँ पे शायद थोड़ी सी ज़्यादा मदद हो स्पिनर्स के लिए। और साइकोलॉजिकली जैसे आपने कहा कि अच्छा सीज़न था पिछले साल, मुंबई में काफ़ी मैचेस खेले थे, तो वो भी आई एम श्योर ही विल डिप इनटू दैट। एक लास्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों टीम्स का कि दोनों ने अब तक कोई किसी किस्म का मोमेंटम बिल्ड नहीं किया है इस सीज़न। कोई ऐसे कंसेक्यूटिव विंस का स्ट्रीक नहीं है दोनों टीम्स का, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। प्लेऑफ्स की दौड़ में आपके हिसाब से इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दावेदारी किसकी है? टफ वन। देखिए, एक तो इस ऐसे टूर्नामेंट में एक वो जो आप कह रहे हैं ना मोमेंटम, एक स्ट्रीक, विनिंग स्ट्रीक, वो थोड़ा सा रेयर हो जाता है क्योंकि टीम्स अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर है टीम्स में, तो कोई भी किसी को हरा सकता है, और जैसा हुआ है इस सीज़न, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है विनिंग स्ट्रीक का। लेकिन किसके पास ज़्यादा चांसेस हैं? देखिए, बैटिंग जैसे मैंने कहा दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, नलीफाई हो जाता है। बॉलिंग यूनिट अगर आप देखें तो मुझे लगता है आरसीबी ज़्यादा बैलेंस्ड बॉलिंग यूनिट है, मे बी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी है। अगर नाम वगैरह देख लें, चाहे वो सिराज हो, हेजलवुड हो, हसरंगा हो, हर्षल का इस साल हर्षल का भी सीज़न उतना खास नहीं जा रहा, लेकिन ऑब्वियसली ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है उनका। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा शायद आरसीबी थोड़ा सा आगे है उस रेस में। चलिए, तो ये थी दीप दासगुप्ता की राय। आपको क्या लगता है, मुंबई और आरसीबी किसका पलड़ा भारी है? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और जुड़े रहिए T20 टाइम आउट हिंदी के साथ।